नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर मूवी की। मूवी का नाम है विंड रिवर। ये कहानी बेस्ड है अमेरिका के व्योमिंग स्टेट के एक दूर दराज बर्फ से ढके हुए जगह की, जिसे हम विंड रिवर इंडियन रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ का माहौल इतना ठंडा और सुनसान है कि यहाँ जिंदा रहना ही अपने आप में एक चुनौती है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी सच्ची घटनाओं पे आधारित है, जहां कई सारे नेटिव अमेरिकन लड़कियों के मिसिंग और मर्डर केसेस कई सालों से रिपोर्ट होते आ रहे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी की। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम नेटली होता है, वो बर्फ से ढके हुए इस सुनसान इलाके में नंगे पैर भाग रही होती है। उसका शरीर खून से लथपथ है, वो गिरती पड़ती रहती, लेकिन उस हड्डियां जमा देने वाली बर्फीली रेगिस्तान में भी वो भागना नहीं छोड़ती। यहीं से हम दर्शकों को ये जरूर स्पष्ट हो जाता है कि वो जरूर किसी न किसी से भाग रही है। और दोस्तों, शुरुआत से ही कहानी में तनाव और आने वाले रोमांच का एहसास होने लगता है। फिर अगले दृश्य में हम फिल्म के मेन कैरेक्टर कोडी लैम्बर्ट को देखते हैं, जो कि पेशे से वाइल्ड लाइफ ट्रैकर होता है, जिसका काम होता है जंगली जानवरों के मूवमेंट को समझना, उन्हें ट्रैक करके उनके ठिकाने का पता लगाना, ताकि उन्हें इंसानी बस्तियों से दूर रखा जा सके और जरूरत पड़े तो उन्हें मारना भी, ताकि आसपास के लोग सुरक्षित रहें। इसके बाद हम देखते हैं कि कोडी अपनी एक्स वाइफ के घर जाता और उससे कहता कि आज वो काम के सिलसिले से विंड रिवर जा रहा है, क्योंकि वहां के लोकल शेरिफ ने उस इलाके में माउंटेन लायंस की मौजूदगी की जानकारी दी है उसे। और क्योंकि उसकी एक्स वाइफ का घर भी वहीं होता है, तो वो सोचता है कि इसी बहाने अपने बेटे को उसके नाना नानी के घर घुमा लाए। वहां पर कोरी अपनी बेटी एमिली की फोटो देखता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद हम देखते हैं कि जब कोरी उन लायंस के मूवमेंट को ट्रैक कर रहा होता है, तभी उसकी नजर इंसान के फुटप्रिंट्स पर पड़ती है। वो उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है, जहां उसे एक लड़की की लाश पड़ी हुई मिलती है। लाश को देखते ही कोरी समझ जाता है कि ये नेटली है, क्योंकि नेटली उसकी गुजर चुकी बेटे की सबसे करीबी सहेली थी। इसके बाद कोरी वहां के लोकल पुलिस और एक एफबीआई एजेंट को उस जगह ले आता है। एफबीआई एजेंट, जिसका नाम जेन होता है, मौका वारदात का जायजा लेती है और थोड़ी ही तहकीकात में उसे समझ आ जाता है कि लड़की के साथ यौन हिंसा हुआ है और उस पर बेरहमी से हमला भी किया गया है। फिर जेन लोकल पुलिस से कहती है कि बॉडी का एग्जामिनेशन जल्द से जल्द करवाया जाए और सैंपल्स को लवलैंड के एफबीआई यूनिट में भेजा जाए। फिर जेन और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है, तो लोकल पुलिस बताते हैं कि लड़की की पहचान हो चुकी है और इसका घर यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। फिर जेन पूछती है कि क्या और कोई स्ट्रक्चर है आसपास, क्योंकि वाजिब सी बात है, अपने घर से नंगे पांव तो नहीं भागी होगी। तब कोरी बताता है यहाँ से सबसे नजदीक एक ड्रिल रिग है, जहाँ के वर्कर्स उसी कंपाउंड के अंदर ट्रेलर्स में रहते हैं। जेन कोरी से इस केस में उसकी राय पूछती है। तब कोरी, जो कि एक अनुभवी ट्रैकर है, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करता है। वो कहता कि इन फुटप्रिंट्स को देखो, आगे वाले पैरों के निशान ज्यादा गहरे हैं पीछे वाले पैरों से, इसका मतलब वो दौड़ रही थी। फिर वो थोड़ा पीछे की तरफ दिखाते हुए कहता है, जहां खून के धब्बे गिरे हुए थे, कि ये वही जगह है जहां नेटली भागते भागते सबसे पहली बार गिरी थी। फिर कोरी जेन को समझाता है, एक्चुअली रात में इस जगह का तापमान -20 से भी नीचे चला जाता है। हम इंसान के लंग्स के अंदर छोटे छोटे सैक्स होते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, जहां से ऑक्सीजन हमारे खून के अंदर जाता है। लेकिन जब बहुत ठंडी हवा लंग्स के अंदर जाती है, तो ये एल्वियोली डैमेज होने लगते हैं, उनके अंदर फ्लूइड भरने लगते हैं और उसके कुछ देर में
जब और ठंडी हवा लंग्स के अंदर जाती है तो ये फ्लूइड जमना स्टार्ट कर देते हैं, जो सांस लेने का रास्ता ब्लॉक कर देता है, और इसी वजह से इंसान धीरे धीरे सफोकेट होने लगता है, जो आखिरकार जानलेवा हो जाता है। जेन कोरी की बातों से काफी प्रभावित होती है और उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में सहायता करने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेडिकल एग्जामिनर जेन से कहता कि नेटली की मौत की वजह लंग्स में ब्लीडिंग होने की वजह से हुई है, पर जेन गुस्से में कहती है कि अगर तुम नेटली की मौत की वजह हत्या नहीं लिखते अपने रिपोर्ट में तो एफबीआई टीम यहाँ जांच के लिए कभी नहीं आएगी, और मैं चाहती हूँ कि नेटली के हत्यारे को किसी भी हाल में पकड़ा जाए। पर एग्जामिनर शांत स्वर में कहता है कि मेरी रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि नेटली के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन उसकी मौत का कारण लंग्स में हुए इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से हुई है। वो आगे यह भी कहता है कि हाँ, अगर तुम बलात्कार और हमले का ठोस सबूत ले आती हो तो एफबीआई टीम को यहाँ आना ही पड़ेगा। तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए जेन नेटली के घर उनके पेरेंट्स से मिलने जाती है, पर उसके पिता कहते हैं कि नेटली कुछ दिन पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने चली गई थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को उन्होंने कभी नहीं देखा, ना ही उसका नाम पता है उन्हें। उसी टाइम कोरी भी नेटली के घर पहुंचता है। नेटली के पिता कोरी के कंधे पर सर रखकर बहुत रोते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि कोरी ही उनका असली दर्द समझ सकता है। आखिर उसने भी अपनी जवान बेटी को खोया है। फिर वो कोरी को बताते हैं कि नेटली के बॉयफ्रेंड की कोई जानकारी नहीं है उनके पास, लेकिन उनके बेटे चिप को शायद कुछ उसके बारे में पता हो, क्योंकि नेटली ही थी जिससे चिप की थोड़ी बहुत बात भी होती थी, क्योंकि 1 साल पहले ही अपने नशे करने की आदत की वजह से चिप घर छोड़कर चला गया था और एक ट्रेलर में अपने कुछ नशेड़ी दोस्तों के साथ रहता था। नेटली के पिता कोरी से कहते हैं कि वादा करो कि अगर तुम्हें उन लोगों का पता चले जिसने नेटली के साथ ऐसा किया है तो तुम उन्हें मौत के घाट उतार दोगे। फिर पुलिस वाले चिप से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, जो उसी ड्रिल रिग एरिया के आसपास किसी एक ट्रेलर में रहता था। वहां पहुंचने पर चिप का एक दोस्त जेन पर पेपर स्प्रे छिड़क कर अंदर भाग जाता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि शायद पुलिस उसे पकड़ने आई है, क्योंकि वो लोग पूरा दिन नशा करते थे और ड्रग्स की तस्करी भी करते थे। फिर भी जेन उसी धुंधली नजर से हिम्मत जुटाकर उसका पीछा करते हुए घर के अंदर घुस जाती है, और तभी वो लड़का जेन पर फायर करने लगता है, लेकिन जेन उसको मार गिराती। और तभी हम देखते हैं चिप और उसका दूसरा दोस्त पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोरी जो पहले से ही पीछे की दरवाजे की निगरानी रख रहा था, वो उनके भागने की कोशिश को नाकाम कर देता है और उन्हें काबू में कर लेता है। फिर कोरी जो उस जगह पहुंचने पर ही स्नो मोबाइल ट्रैक्स के निशान देखा था, वो उन लड़कों की गिरफ्तारी के बाद वही निशान जेन को दिखाते हुए कहता है कि देखो, ये ट्रैक्स उन्हीं पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं जहां से कुछ दूर हमें नेटली की लाश मिली थी, लेकिन वहां से लौटने का कोई ट्रैक मार्क नहीं है। हो न हो मुझे यही लगता है जो हम ढूंढ रहे हैं शायद वो उन्हीं पहाड़ों के पीछे है, और इससे पहले बर्फ ट्रैक्स को पूरी तरह मिटा दे, हमें वहां जल्द से जल्द जाना चाहिए। जब कोरी और जेन उसी ट्रैक्स को फॉलो करते हुए पहाड़ के ऊपर जाते हैं, वहां वो देखते हैं कि किसी इंसान की बॉडी का कोई हिस्सा काट कर फेंका हुआ है और वल्चर्स उसे खा रहे हैं। और जब वे लोग वहां से लौट के आते हैं तो पुलिस बताती कि उन लड़कों ने अपना मुंह नहीं खोला और कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है अभी तक। फिर कोरी जेन से परमिशन लेता कि अगर वो चिप से बात करे तो शायद कुछ जानकारी हासिल हो पाए, क्योंकि वो चिप को बचपन से जानता है। वो पुलिस के सामने अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। पूछताछ के दौरान चिप कोरी को नेटली के बॉयफ्रेंड का नाम मैट बताता है और कहता है कि वो भी उसी ड्रिल रिग में सिक्योरिटी का काम करता है। अब ये सब खत्म हो जाने के बाद जेन कोरी के घर पहुंचकर उसे बताती कि डीएनए रिजल्ट्स के हिसाब से वो जिसकी बॉडी पहाड़ पर मिली थी उसका नाम मैट था, वही जो नेटली का बॉयफ्रेंड था। फिर कोरी जेन को अंदर इनवाइट करता है, और जब जेन कोरी से उसकी बेटी के बारे में पूछती है कि कैसे उसकी मौत हुई थी, तो कोरी बताता उसकी फैमिली पहले इसी टाउन में रहते थे और वो बगल के टाउन में काम करता था। वो अपने काम के वजह से अपने फैमिली के साथ बहुत कम वक्त बिता पाता था,
लेकिन एक दिन उसे उसके काम से छुट्टी मिली थी और वो अपनी बीवी को उस रात उसी टाउन में डिनर के लिए बुलाया था। और एमिली जो कि तभी 16 साल की थी, उसे वे लोग केसी का ख्याल रखने के लिए कहे थे, सिर्फ उस एक रात के लिए। लेकिन एमिली अपने दोस्तों को ये बात बताती है कि उनके पेरेंट्स आज घर पर नहीं है, इसलिए वे लोग पार्टी कर सकते हैं। पार्टी में उसके दोस्त के अलावा और भी कई सारे बड़ी उम्र के लोग आ गए, जो एमिली के ना ही दोस्त थे, ना ही एमिली उनको जानती थी। फिर अगले दिन एमिली की एक सहेली का कॉल आता है कोरी के पास कि एमिली गायब हो चुकी है। पुलिस को एमिली कहीं नहीं मिलती, लेकिन कुछ दिन बाद एक भेड़ चरिये को एमिली की लाश नेटली की तरह बर्फ में पड़ी हुई मिलती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने नहीं आता कि उसकी हत्या कैसे और क्यों हुई, क्योंकि जंगली जानवरों ने एमिली की लाश को अपना भोजन समझकर आधा से ज्यादा खा चुके थे। बस कोरी की यही बात से जेन को समझ आ जाता है कि आखिर कोरी उसके केस में इतनी मदद क्यों कर रहा है। वो नेटली के कातिल को मारकर कहीं न कहीं अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जेन वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर्स के साथ वो ड्रिल रिग पहुंचती है ताकि सिक्योरिटी कैमरास के फुटेज चेक हो पाए और मैट के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा हो सके। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि कोरी उस जगह जाता है जहां मैट के बॉडी के पार्ट्स मिले थे, ताकि वो उस जगह की अच्छे से तलाशी ले पाए। अब अगले सीन में हम देखते हैं जब पुलिस वाले ड्रिल रिग पहुंचकर वहां के सीनियर कर्मचारी से मैट के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि पता नहीं मैट कहाँ है। एक्चुअली 2 दिन पहले उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हुआ था और उसी के बाद से वो यहाँ से कुछ बिना बताए चला गया और फिर अभी तक नहीं आया। तो पुलिस वाले कहते कि उन्हें मैट की ट्रेलर देखनी है और उन्हें वहां तक ले जाओ। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि कोरी को मैट के बाकी के बॉडी पार्ट्स एक लायंस डेन के सामने मिलते हैं और वहां उसे वो स्नोमोबाइल के ट्रैक्स भी दिखते हैं जो आगे चलकर सीधा ड्रिल रिग की तरफ पहुंचते हैं, जहां जेन पूछताछ करने गई होती है। कोरी तुरंत समझ जाता है कि इन हत्याओं का लेना देना उसी ड्रिल रिग से जुड़ा है और शायद वो वर्कर्स ने ही मैट की हत्या की है। कोरी अपनी इसी खोज की जानकारी वॉकी टॉकी के जरिए जेन तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क की वजह से उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए वो बिना देर किए भागते हुए ड्रिल रिग की ओर बढ़ता है। अब हम देखते हैं पुलिस वाले और वहां के कर्मचारी मैट के ट्रेलर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इतने में जेन बताती कि एक्चुअली मैट की गर्लफ्रेंड ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट फाइल की है। इसी में वो सीनियर कर्मचारी कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो रेडियो पर ऐसा सुना है कि उसकी लाश यहाँ से कुछ दूर बर्फ में पाई गई है। तो जेन हैरान होकर कहती, तुम्हें ये जानकारी कैसे हो सकती है, क्योंकि रेडियो पर मैंने नेटली का नाम तो मेंशन ही नहीं करवाया। इसी में हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल में थोड़ा तनाव बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर अचानक से नोटिस करता है कि कर्मचारी लोग उसे और उसकी टीम को पीछे की तरफ से घेर रहे हैं। जैसे ही वो उनको दूर रहने को कहता और बंदूक निकालने जाता, इतने में सभी ड्रिल रिग के कर्मचारी और सभी पुलिस वाले अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। वहाँ के कर्मचारी लोग कहते हैं कि ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पुलिस वाले भी अलाउड नहीं है, तो अगर वे लोग उन पर गोली चला भी दें तो वो कानून के दायरे में ही होगा। इतने में जेन सामने आ जाती है और कहती है कि मैं FBI से हूँ, न कि कोई लोकल पुलिस से। FBI की अथॉरिटी हर जगह है, इसलिए सब अपनी अपनी बंदूकें नीचे कर लो। हम बस यहाँ मैट के ट्रेलर की तलाशी लेकर चले जाएंगे। अब सब अपनी अपनी बंदूकें नीचे कर लेते हैं। मैट के ट्रेलर पहुंचकर सीनियर कर्मचारी बताता है कि मैट और पीट दोनों एक ही ट्रेलर में रहते हैं और फिलहाल पीट अंदर सो रहा है क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी है। अब जैसे ही जेन ट्रेलर का दरवाजा नॉक करती है तो दृश्य कट हो जाता और हमें 3 दिन पहले की घटना दिखाई जाती है। हम देखते हैं उस रात मैट अपने ट्रेलर में अकेले था और दरवाजे की नॉक सुनकर जब वो दरवाजा खोलता है तो अपने गर्लफ्रेंड नेटली को देखकर बहुत खुश होता है। वे लोग साथ में कुछ अच्छा वक्त गुजारते हैं। इतने में बाकी ड्रिल रिग के कर्मचारी लोग जो उस रात पार्टी करने बगल के टाउन में गए हुए थे, वे लोग लौट आते और सभी मैट के ट्रेलर में आ जाते हैं। उसमें से एक कर्मचारी जिसका नाम पीट होता है,
वो मैट और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करने लगता है। फिर मैट गुस्से में उसे अपने बेटिंग एरिया से निकाल देता है। पीट गुस्से में उस पर वापस हमला कर देता। जैसे ही मैट पलटकर पीट पर हमला करने लगता, बाकी कर्मचारी लोग मैट को पीट पे हमला करने से रोकते हैं और उल्टा मैट पे ही हमला करने लग जाते हैं। अब जैसे ही नेटली उसको बचाने के लिए जाती तो वही सीनियर कर्मचारी उस पर पाइप रेंच से हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर उसी पाइप रेंच से मैट के सर पर मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब नेटली को होश आता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि पीट उसके साथ कुछ गलत हरकतें कर रहा है। इतने में मैट को भी होश आ जाता है। वो वापस से पीट पर हमला कर नेटली को वहां से भाग जाने को कहता है। अब दृश्य कट होके हमें फिर प्रेजेंट डे में ले आती है, जहां जेन मैट के ट्रेलर को बार बार नॉक कर रही होती है, पर दरवाजा कोई नहीं खोलता। इतने में कोरी का नेटवर्क कनेक्शन वापस आ जाता और वो वहां के लोकल शरीफ को सब सच बता देता है। यह सुनकर जैसे ही वो लोकल शरीफ जेन को दरवाजे से हटने के लिए कहते हैं, पीट दरवाजे के अंदर से ही जेन पर फायर कर देता है। फिर तुरंत वहां सभी लोग अपनी अपनी बंदूकें निकालकर एक दूसरे पे फायर करने लगते हैं। इतने में ट्रेलर के अंदर से एक और कर्मचारी मशीन गन निकालकर सभी पुलिस वाले को मार देता है। सिर्फ जेन की सांसें चल रही होती है। इतने में हम देखते हैं कोरी दूर से अपनी स्नाइपर गन चलाकर बाकी बचे सभी कर्मचारी को मार देता है। सिर्फ पीट किसी तरह वहां से बचकर भाग निकलता है। कोरी उस ट्रेलर तक पहुंचता है और जेन के लिए एम्बुलेंस बुलाकर पीट के पीछे भागता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोरी पीट को वायोमिंग के सबसे ऊंचे पर्वत पर ले जाता है और उससे कहता है कि अगर वो सब कुछ सच कबूल कर लेगा तो कोरी उसे जाने देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। पीट के सब कुछ कबूल करने के बाद कोरी उसके हाथ के बंधे रस्सियों को काट देता है और वहां से उसे भाग जाने को कहता है। लेकिन वहां उस बर्फीली पर्वत में उसे नंगे पांव ही भागना पड़ेगा। कोरी पीट से कहता है कि नेटली की लाश जहां मिली थी वो जगह तुम्हारे ट्रेलर से 10 किलोमीटर दूर है। यानी उस लड़की का फाइटिंग स्पिरिट कितना था ये बस सोचो तुम। और मुझे यकीन है कि यहाँ से तुम इस हालत में 1 किलोमीटर दूर भी नहीं भाग सकते। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो वहां से थोड़ी दूर भागने के बाद ही मर जाता है। मूवी के अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि कोरी वापस से नेटली के पिता के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि उसने उसकी बेटी के मौत का बदला ले लिया और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे इस तरह की रोमांच भरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में और प्रेरणा मिले। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।